हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में हमारा टॉपिक पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी। इससे पहले के जितने भी टॉपिक हैं वो सारे मैंने अपलोड कर दिए हैं और शायद आप लोगों ने देख भी लिए होंगे। आज मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी, दर्पणों की चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी क्या है? तो दर्पणों की जो चिन्ह परिपाटी है वो कार्तीय निर्देशांक, दर्पणों की चिन्ह परिपाटी कार्तीय निर्देशांक पद्धति पर आधारित है। दर्पणों की चिन्ह परिपाटी कार्तीय निर्देशांक पद्धति पर आधारित है। अब बेटे आप पूछेंगे कि कार्तीय निर्देशांक पद्धति क्या होती है? तो हम ये कहते हैं कि हमने पढ़ा था कि किसी भी कण की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए, किसी भी कण की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है। और सबसे सरलतम जो निर्देश तंत्र होता है, सबसे सरलतम जो निर्देश तंत्र है, सरलतम निर्देश तंत्र जो है वो है हमारा कार्तीय निर्देशांक पद्धति। सबसे सरलतम निर्देश तंत्र कौन सा होता है? वो है आपकी कार्तीय निर्देशांक पद्धति। कार्तीय निर्देशांक पद्धति, कार्तीय निर्देशांक पद्धति। अब कार्तीय निर्देशांक पद्धति में तो सबसे सरलतम जो निर्देश तंत्र होता है वो होता है कार्तीय निर्देशांक पद्धति। और कार्तीय निर्देशांक पद्धति के अंदर, कार्तीय निर्देशांक पद्धति में 3 अक्ष होते हैं। कार्तीय निर्देशांक पद्धति के अंदर 3 अक्ष होंगे। तीनों अक्ष परस्पर लंबवत होते हैं। तीनों अक्ष जो होंगे वो परस्पर लंबवत होते हैं बेटा। तो ये आप कहते हैं कि ये आपका कौन सा अक्ष है? एक्स, ये आपका कौन सा अक्ष है? वाई, और ये आपका कौन सा अक्ष है? जेड, और ये इसका कटान बिंदु क्या है? ओ। ये इसका कटान बिंदु क्या है बेटा? ओ है। करेक्ट बात यहाँ तक। इसके आगे मैं बात करूँ तो मैंने कहा सबसे सरलतम, तो हमने कहा कि सबसे सरलतम निर्देश तंत्र क्या होगा? वो है हमारा कार्तीय निर्देशांक पद्धति। और कार्तीय निर्देशांक पद्धति के अंदर 3 अक्ष एक्स, वाई और जेड होते हैं। और तीनों का कटान बिंदु जो है, यानी ये जो है, ये क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है। तीनों का ये जो बिंदु है ये क्या कहलाएगा? मूल बिंदु कहलाएगा। अगर मैं इसमें जेड अक्ष को एक बार के लिए मैं मिटा देता हूँ और इसको मैं एक्स अक्ष को थोड़ा सा पीछे बढ़ाता हूँ और कुछ इस तरीके का बनाता हूँ, तो ये मेरे पास एक निर्देश तंत्र है। और इसमें आपने ध्यान दिया हो तो आपने पढ़ा भी होगा, दिस इज़ द पॉजिटिव एंड दिस इज़ नेगेटिव। सॉरी, ये भी पॉजिटिव होगा, सॉरी, ये नेगेटिव हो गया और ये भी आपका क्या है? नेगेटिव है। करेक्ट बात। अब यहाँ पर क्या कहता है देखिएगा, तो सबसे पहले जो मुख्य अक्ष होती है वो एक्स एक्स अक्ष को प्रदर्शित करेगी। दर्पणों की चिन्ह परिपाटी के अंदर मुख्य अक्ष किसको प्रदर्शित करती है? यानी एक्स एक्स डैश जो अक्ष है वो किसको प्रदर्शित करेगा? मुख्य अक्ष को प्रदर्शित करेगा। दूसरी चीज़ क्या है? दर्पण को ना तो यहाँ रखना है, ना यहाँ रखना है, ना यहाँ रखना है। रखना वाई अक्ष के अनुदिश ही है, दर्पण को ऐसे नहीं रखना है, रखना वाई अक्ष के अनुदिश है। लेकिन शर्त ये रहेगी कि दर्पण का जो कटान बिंदु है वो कहाँ से गुजरना चाहिए? तो दर्पण का जो कटान बिंदु है वो कहाँ से गुजरेगा बेटा? तो दर्पण का कटान बिंदु ध्रुव से, यानी मूल बिंदु से गुजरना चाहिए। तो हम ये कहते हैं कि दर्पण का जो ध्रुव है वो कहाँ से गुजरेगा बेटा? मूल बिंदु से गुजरेगा। तो ये आपका मूल बिंदु हो गया। और इसी को अपन क्या कह रहे थे? दर्पण के लिए ध्रुव कह रहे हैं। करेक्ट बात। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि चिन्ह परिपाटी किस पर आधारित है। तो दर्पणों की जो चिन्ह परिपाटी है वो कार्तीय निर्देशांक पद्धति पर आधारित है। कार्तीय निर्देशांक पद्धति क्या होती है? तो हमने कहा था कि किसी भी कण की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है। किसी भी कण की स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए किसकी आवश्यकता होगी बेटा? निर्देश तंत्र की आवश्यकता होती है। और सबसे सरलतम निर्देश तंत्र कई प्रकार के होते हैं, बेलनाकार निर्देश तंत्र, गोलीय निर्देश तंत्र, और सबसे सरलतम जो निर्देश तंत्र होता है वो हमारी कार्तीय निर्देशांक पद्धति होती है। कार्तीय निर्देशांक पद्धति के अंदर 3 अक्ष होंगे, एक्स वाई और जेड।
तीनों अक्ष परस्पर क्या होंगे, लंबवत होंगे, तीनों अक्ष परस्पर क्या रहेंगे, लंबवत रहेंगे। ठीक है, अब इसमें शर्त क्या रहती है कि जो एक्स एक्स डैश अक्ष है वो मुख्य दर्पण का जो मुख्य अक्ष होता है वो एक्स एक्स डैश को प्रदर्शित करेगा, और दर्पण जो है वो हमेशा वाई अक्ष पर रखा रहेगा। लेकिन शर्त क्या है, शर्त यह है कि दर्पण का जो ध्रुव है वो कहाँ से गुजरना चाहिए, दर्पण का जो ध्रुव है कहाँ से गुजरेगा बेटा, दर्पण का जो ध्रुव है जो मूल बिंदु से गुजरेगा। फिर क्या कहता है, तो इसके कुछ नियम हैं, उन नियमों को हमें ध्यान रखना है, आगे हमें उन्हें पढ़ना पड़ेगा। तो नियम क्या है, तो नियम देखिएगा। सबसे पहला नियम है कि सभी दूरियां कहाँ से नापी जानी चाहिए, ध्रुव से मापी जानी चाहिए, ध्रुव से मापी जानी चाहिए। अब ये वही बात हो गई बेटा, हम जानते हैं कि जब भी हम हमारे खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे, जब हम हमारे खेत का क्या निकालेंगे बेटा, क्षेत्रफल निकालेंगे, तो उस स्थिति के अंदर हम जो एरिया मेजर करेंगे तो वो कहाँ से करते हैं, सीम से करते हैं। सीम होती है ना, पत्थर लगाया हुआ होता है, वहाँ से हम उसकी लेंथ और विड्थ को या लंबाई और चौड़ाई को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो ये क्या कहता है कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जानी चाहिए। ठीक है, पहली बात आ गई, सभी दूरियां कहाँ से मापी जानी चाहिए, ध्रुव से मापी जानी चाहिए। ठीक है बेटा, दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, दूसरी बात क्या कहता है कि देखिएगा, एनसीईआरटी बुक ये कहती है कि प्रकाश का जो आपतन है, प्रकाशिकी के अंतर्गत जब प्रकाश का जो आपतन है वो बाईं दिशा से होना चाहिए, बाईं ओर से आना चाहिए, इधर से प्रकाश का आपतन मानती है। करेक्ट बात। अब ये क्या कहता है कि देखो, तो सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है प्रकाश के आपतन की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक तथा प्रकाश की आपतन की दिशा के विपरीत मापी गई दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां कैसी होंगी, धनात्मक, और प्रकाश की दिशा के विपरीत मापी गई दूरियां कैसी होंगी, ऋणात्मक। सोच करके देखिएगा बेटा कि मान लो मेरे पास में यहाँ पर एक प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। ठीक है, मेरे पास एक प्रतिबिंब का निर्माण हुआ और अब मैं इसे मेजर करना चाहता हूँ, तो मेजर करूँगा तो कैसे करूँगा बताओ बेटा। तो सबसे पहले क्या करूँगा कि मान लीजिए मैं स्केल लूँगा और इस स्केल को यहाँ रखूँगा और रख करके, और अब मैं इसको मेजर करूँगा तो सब मूल बिंदु पर रखूँगा पहले, और पहले रख करके और इधर मेजर करूँगा। तो देखो मैं इसको कैसे नाप रहा हूँ, मैं इसको प्रकाश की दिशा में ही नाप रहा हूँ, और ये प्रकाश के आपतन की दिशा है, ये आपके प्रकाश के आपतन की दिशा है, और आपके नापने की दिशा भी तो वही है, प्रकाश के आपतन की दिशा और आपके नापने की जो दिशा है वो क्या है, समान है। तो इस स्थिति में दूरी कैसी ली जाएगी, पॉजिटिव ली जाएगी। अब सोच करके, मैं उस बात पर नहीं आ रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि दर्पण ये कौन सा है, इसका प्रतिबिंब किधर बनेगा, अभी उस बात को नहीं देख रहा, मैं केवल ये बता रहा हूँ कि पोजीशन अगर यहाँ हो मान लीजिए, अब क्या करोगे, अब प्रकाश के आपतन की दिशा तो यही है, अब यहाँ पर हम इस बिंदु पर रखेंगे, रख करके जब इधर लेके आएंगे तो अब देखिएगा आपका मेजरमेंट कैसा आ रहा है, प्रकाश के आपतन की दिशा के विपरीत जा रहे हो, तो विपरीत जो दूरियां होंगी वो कैसी मानी गई है, नेगेटिव मानी गई है। तो यहाँ पर आंसर कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और उधर आंसर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 3 कहता है कि मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर मापी गई दूरियां
मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक व मुख्य अक्ष से नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक ली जाती हैं। ठीक है, मान लीजिएगा कि आपका ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है ऐसे, तो अगर इसकी हाइट को यूं मेज़र करेंगे तो ये जो हो जाएगा ये पॉजिटिव, और अगर मान लीजिए ये इधर हो तो यहाँ पर जब इसकी हाइट मेजर करेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो मुख्य अक्ष से ऊपर की ओर मापी गई दूरियां कैसी होंगी, धनात्मक, और मुख्य अक्ष से नीचे की ओर मापी गई दूरियां कैसी होंगी, ऋणात्मक। करेक्ट बात। तो ये थी मेरी चिन्ह परिपाटी, दर्पणों से प्रतिबिंब बनाने की चिन्ह परिपाटी। करेक्ट है बात। अगली कहानी क्या कहता है, अगली कहानी लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, हेडिंग है दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो क्या है हेडिंग, हेडिंग है दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम, हेडिंग डाल लीजिएगा। तो देखिएगा, दर्पण से जब प्रतिबिंब बनाएंगे तो हमने एक बात तो ये पढ़ी कि भाई जब भी दर्पण से प्रतिबिंब बनाएंगे तो कम से कम दो परावर्तित किरणें चाहिए। कितनी किरणें चाहिए, 2 परावर्तित किरणें चाहिए। अब यहाँ पर ये हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी किरण जो है किधर मुड़ेगी, किधर जाएगी, किधर से गुजरेगी, तो इसके लिए कुछ नियम है, वो सारी बातें हम करेंगे। तो देखिए क्या नियम है, तो यहाँ पर दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम, दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम, दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। तो देखिएगा, दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम, ये मेरा टॉपिक है। अब आप सबसे पहला पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट है कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस से गुजरती है या फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। देखिएगा, मैंने क्या कहा, मैंने कहा दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, गुजरती हुई प्रतीत होती है। सबसे पहले देखिए, मैं बना लेता हूँ, ये मेरे पास एक दर्पण है, इस पर मैंने क्या कर दी बेटा, पॉलिश कर दी। ये है दर्पण, इस पर मैंने क्या कर दी, पॉलिश कर दी। ये इस दर्पण का क्या है, मुख्य अक्ष है। अब वो क्या कहता है कि दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण, ये दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, फोकस बिंदु से गुजरेगी। ये बात समझ में आ गई, फोकस बिंदु से गुजरेगी या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो गुजरती हुई प्रतीत होने की कहानी भी आप देख लीजिएगा कि ये आपका क्या हो गया, दर्पण, ये आपका क्या है, दर्पण है। अब यहाँ पर ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष हो गया, इस पर ये प्रकाश की किरण गिरी,
अब ये बाहर की तरफ जाएगी, लेकिन अब इसको जब पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी? फोकस बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी या गुजरती हुई प्रतीत होगी। तो हम कहते हैं कि दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात फोकस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। करेक्ट बात, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दर्पण से टकराने के पश्चात ये तो फोकस बिंदु से एग्जैक्ट गुजर रही है और इसमें अपन कह रहे हैं कि फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है। पॉइंट नंबर 2 देखिएगा, फोकस बिंदु पर आपतित, फोकस बिंदु से आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहाँ पर देखो, फिर चित्र बना लेता हूँ। ये आपका हो गया दर्पण, ठीक है। ये होगी मुख्य अक्ष, सॉरी, ये होगी आपकी मुख्य अक्ष। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि भैया यदि प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से आए तो इस फोकस बिंदु से प्रकाश की किरण इस दर्पण पर आपतित हुई, इस दर्पण पर टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष की कैसे हो जाएगी? समानांतर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी बेटा? समानांतर हो जाएगी। अब यहाँ पर भी देख लीजिए दूसरे वाले का चित्र भी। ये कौन सा दर्पण हो गया आपका? उत्तल दर्पण हो गया। अब इस उत्तल दर्पण के अंदर ये क्या है? मुख्य अक्ष है, इस पर ये प्रकाश की किरण गिरी, ठीक है। अब ये फोकस बिंदु से आती प्रतीत हो रही है, तो दर्पण से टकराई और मुख्य अक्ष के कैसी हो जाएगी? समानांतर हो जाएगी। तो इस तरीके का ये डायग्राम बनेगा। तीसरा कहता है, तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट क्या है? यदि प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर आपतित होती है, वक्रता केंद्र पर आपतित होती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात अपने आगमन पथ पर वापस लौट जाती है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये मेरे पास एक दर्पण हो गया। कौन सा दर्पण है ये? अवतल दर्पण हो गया। मैं कह रहा हूँ ये क्या है? ये इसका मुख्य अक्ष है। अब सोच के देखिए, एक प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आ रही है, आपतित होगी, जिस पथ पे आई उसी पर ये वापस लौट जाएगी। तो कुछ इस तरीके का डायग्राम बनेगा। करेक्ट बात बेटा। आगे देखो, ये आपका क्या हो गया? सॉरी, ये क्या है? ये आपका हो गया उत्तल दर्पण। अब क्या कह रहा है? ये है आपका मुख्य अक्ष। एक प्रकाश की किरण आती है, टकराती है, उसी पथ पर वापस लौट जाती है। इसको पीछे बढ़ाएं तो ये वक्रता केंद्र पर आती हुई प्रतीत होगी। तो ये कहानी आपकी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे चले हम लोग। लास्ट पॉइंट है इसका कि यदि कोई प्रकाश की किरण सीधे ध्रुव पर आपतित होती है, प्रकाश की किरण किस पर आपतित होती है? ध्रुव पर आपतित होती है, तो वो सममित रूप से क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाती है। तो वो सममित रूप से क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है।
इसका भी चित्र देखिएगा क्या रहता है। तो सममित रूप से क्या करती है, परावर्तित हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये मेरे पास में क्या हो गया, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण हो गया, सॉरी अवतल दर्पण हो गया। अब अवतल दर्पण हो गया और ये क्या है, ये है मुख्य अक्ष। अब इस पर क्या हुआ, एक प्रकाश की किरण सीधे दूर पर आपतित होती है, दूर पर आपतित होकर के टकराई, जिस पथ पर आई उसी पर सममित रूप से क्या हो गई, वितरित लौट गया, उसी माध्यम में वापस लौट गई। ये हो गया आई और ये हो गया आर। कुछ इस तरीके की स्थिति बनेगी। दोबारा देखिए, ये कौन सा दर्पण है अपना, ये आपका उत्तल दर्पण हो गया। अब सोचिएगा, एक प्रकाश की किरण, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, एक प्रकाश की किरण जो है सीधी दूर पर आपतित होती है, टकराई, दूसरे उसी माध्यम में क्या हो गई, वापस लौट गई। सममित रूप से उसी माध्यम में क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। तो ये आपके दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम थे।